द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रुथ ऑफ लाइफ यानी जीवन का ट्रुथ यानी सच्चाई या सच। क्या है जीवन का सच या सच्चाई, देखते हैं। वंस एक बार मास्टर नारद महाथेरा, मास्टर का यहाँ पर मतलब है गुरु, ठीक है, और मास्टर का मतलब जो स्कूल में होता है वो भी है, लेकिन यहाँ पर मास्टर का मतलब है गुरु। टोल्ड यानी कहा या बोला, हिज डिसाइपल्स, डिसाइपल्स का मतलब शिष्य होता है, क्योंकि ये मास्टर है तो मास्टर के शिष्य होंगे तो उनको डिसाइपल्स बोलेंगे। अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, द ट्रूथ ऑफ लाइफ यानी जीवन के सच के बारे में बताया। ही सैड उसने कहा, तो यहाँ पर टोल्ड जो है बताया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ही सैड उसने कहा, एन एलिफेंट वॉज चेजिंग अ मैन। अब क्या उसने जीवन के सच के बारे में बताया, मास्टर ने कहा कि एन एलिफेंट यानी एक हाथी, तो यहाँ पर एन जो है आर्टिकल है, एलिफेंट ए साउंड है यानी स्वर का साउंड है, तो यहाँ पर जो है एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है। वॉज चेजिंग, चेज में आईएनजी लगा है। अगर वॉज और वर्ब के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी समझे या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो वो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। एन एलिफेंट वॉज चेज का मतलब पीछा करना, तो पीछा कर रहा था एक हाथी एक मैन का, एक आदमी का। द मैन डिसाइडेड, उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, तय करना, निर्णय लेना। तो डिसाइडेड है यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डिसाइडेड के बाद में अगर एक और वर्ब को जोड़ना होता है तो टू लगाना पड़ता है, तो ये टू हाइड है यहाँ पर, इसको बोला जाएगा इन्फिनेटिव। टू प्लस हाइड यहाँ पर बेस फॉर्म है जहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म निकलती है। तो द मैन डिसाइडेड यानी मैन ने, उस व्यक्ति ने तय किया, फैसला किया, निर्णय लिया, टू हाइड, हाइड छिपना, छिपने का। तो क्या निर्णय लिया, छिपने का। इन यानी में अ वेल यानी एक कुएं में छुपने का फैसला किया, निर्णय लिया। बट क्यों किया, क्योंकि हाथी उसका पीछा कर रहा था। बट लेकिन, देयर वॉज अ, लेकिन देयर वॉज अ डेडली स्नेक। यहाँ पर देखें ए आर्टिकल है, ए के बाद में यहाँ पर डेडली है, स्नेक, स्नेक यहाँ पर नाउन है। तो स्नेक कैसा, डेडली यानी कि जानलेवा, प्राण घातक। तो ये जो डेडली है, स्नेक की विशेषता बता रहा है सांप की, तो यहाँ पर ये विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। यानी उस वेल में क्या था, एक प्राण यानी जान लेने वाला एक सांप था। तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग हुआ है, सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। एट द, अब इसके बाद में क्या होता है, या तो एडजेक्टिव का यूज़ होता है विशेषण का, या नाउन का यूज़ होता है, या प्रपोजिशनल फ्रेज का, किसी स्थान की बात की जाए उसका यूज़ होता है। एट द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द वेल यानी ये जो वेल है, वेल का जो नीचे का हिस्सा जो तला है वो बॉटम। सो उस बॉटम के ऊपर था डेडली स्नेक। सो इसलिए द मैन हंग, हैंग की सेकेंड फॉर्म, लटकना होता है, हैंग तो लटका, फ्रॉम अ से, फ्रॉम यानी से, और हंग यहाँ पर हैंग की सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट का वाक्य है, लटका। अ थॉर्नी क्रीपर का मतलब बेल या लता होती है, और वो बेल या लता कैसी, थॉर्नी यानी कटीली, कांटेदार। तो यहाँ पर अ आर्टिकल है, थॉर्नी विशेषण है क्योंकि क्रीपर के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। क्रीपर ग्रोइंग अलोंग द रिम, रिम का मतलब होता है एज, एज यानी किनारा ऑफ द वेल, वेल का जो किनारा था उसके सारे सारे उगी हुई थी ये जो क्रीपर थी, तो उगे हुए होना, तो ये जो क्रीपर है, ये क्रीपर भी यहाँ पर ये ग्रोइंग, सॉरी क्रीपर नहीं, ये जो ग्रोइंग है ये क्रीपर के बारे में ही बता रखा है, इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है।
तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसका भी काम विशेषण का ही होता है। चलिए अब आगे देखें। जस्ट देन, तो हंग यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो गई। जस्ट देन यानी तभी, उसी वक्त, टू माइस यानी दो चूहे, ये माउस का प्लूरल है माइस, स्टार्टेड ईटिंग। अब यहाँ स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और इसके बाद में कोई क्रिया आती है वो आईएनजी में आती है। तो स्टार्ट के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी। अब क्या होगा, क्या है इसका ट्रांसलेशन मीनिंग कि जस्ट देन तभी टू माइस दो चूहे, ईट का मतलब होता है खाना, ठीक है, तो खाने लगे, द क्रीपर यानी क्रीपर को खाने लगे, कोई काम करने लगा, तो स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर यूज होता है। टेंसेस के अनुसार ये स्टार्ट का स्टार्टेड हो गया तो ये सिंपल पास्ट में चला गया। फ्रॉम अबव, क्रीपर का मतलब बेल या लता, फ्रॉम अबव यानी फ्रॉम से यानी ऊपर से, हनी वॉज ड्रिपिंग, ड्रिप का मतलब टपकना, तो टपक रहा था, वॉज के बाद में ड्रिप में आईएनजी लगा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सके तो आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहें, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो जाता है। हनी वॉज शहद, हनी मतलब टपक रहा था, फ्रॉम अ बिहाइव यानी एक छाते से, ये छाता मधुमक्खी का छाता उसको बोलते हैं बीहाइव, बी का मतलब मधुमक्खी, हाइव का मतलब छाता, मधुमक्खी का छत्ता या छाता, फ्रॉम यानी से। द मैन कुड गो, अब कुड जब नेगेटिव सेंस बनता है, कोई काम नहीं कर सका, नहीं कर पाया, उस सेंस में कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन नेगेटिव सेंस भी आएगा, जैसे यहाँ ये नीदर और नॉट लगे, ना तो या न ही, ना तो ये और न ही ये, तो द मैन कुड गो, जो मैन है व्यक्ति है, नहीं जा पाया या नहीं जा सका, नीदर अप ना ही तो ऊपर और ना ही नीचे, ना तो ऊपर और ना नीचे, इस तरीके से मीनिंग निकलेगा। अब ये भी नेगेटिव सेंस ले रहा है, यहाँ पर भी कुड भी नीदर और नॉर के साथ। फिर आगे देखिए, कोई काम नहीं कर पाया या नहीं कर सका, एंड हिज ओनली सपोर्ट, और उसका जो ओनली केवल सहारा, वॉज बीइंग ईटन अवे, क्योंकि जो कौन थे, माइस जो दो चूहे थे वो खा रहे थे ना क्रीपर को, तो ये है कहने का मतलब कि हिज ओनली सपोर्ट यानी उसका अकेला सहारा, इकलौता सहारा ऐसा भी कह सकते हैं, वॉज बीइंग। अब यहाँ पर देखिए वॉज फिर बीइंग आ रहा है और यहाँ पर ईटन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव है, यानी उसके अकेले जो सपोर्ट था, सहारा था, उसको खाया जा रहा था, ईटन अवे, ईट अवे यानी खाना, तो खाया जा रहा था, तो यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव सेंटेंस है, वॉज बीइंग आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। आगे देखें, बट ही स्टार्टेड, और पैसिव में क्या होता है, जो शुरू में सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट आता है ना, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, मतलब कि वो रिसीवर होता है। पैसिव में जो भी एक्शन होता है वो जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह दिया गया रहेगा वो रिसीव करेगा जो भी एक्शन होगा। अब वहाँ पर उसका ओनली सपोर्ट क्या था, क्रीपर, तो क्रीपर सहन कर रहा था एक्शन, मतलब क्रीपर को खाया जा रहा था, उस बेल को। बट ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अप द हनी, लेकिन ड्रिंक अप यानी पीना, फटाफट से पीना, बट ही स्टार्टेड वो पीने लगा, द हनी, ही यानी वो जो व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, उसने पीना शुरू कर दिया या पीने लगा, तो स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर है। आगे देखिए, इग्नोरिंग, इग्नोरिंग ध्यान न देना, ठीक है, द डेंजर्स यानी जो डेंजर्स, डेंजर लिख लें यहाँ पर, डेंजर, द डेंजर अराउंड हिम यानी उसके चारों ओर या उसके आसपास, अराउंड का मतलब आसपास या चारों ओर, उस डेंजर को, उस खतरे को अनदेखा करते हुए, द बुद्ध ऑफर्ड टू हेल्प यानी उस डेंजर को, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, फुल स्टॉप, यानी वो क्या कर रहा था, जो डेंजर था, खतरा था, उसको उसने अनदेखा कर दिया और शहद को पीने लगा, उसके सामने से जो मीठा मीठा शहद टपक रहा था, गिर रहा था, उसको वो पीने लगा। फिर आगे है, द बुद्ध ऑफर्ड यानी देना, ऑफर देना, टू हेल्प यानी ऑफर करना, पेशकश करना, देना, टू हेल्प यानी मदद, हिम यानी ऑफर की, हेल्प मदद की, उसको पेशकश किया, मदद दी। अब यहाँ पर देखिए, ऑफर्ड सिंपल पास्ट का वाक्य है, सेकेंड फॉर्म है, टू हेल्प है, टू के साथ ये हेल्प बेस फॉर्म है जहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म्स निकलती है, तो ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, टू और हेल्प ये इन्फिनेटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म का यूज़ होना इन्फिनेटिव।
फिर आगे देखिए, ये पर्पस उद्देश्य को शो करता है। इन्फिनेटिव, हाउ एवर द मैन वॉज टू बिजी। हालांकि द मैन वॉज यानी था, बहुत बिजी यानी व्यस्त था। इंजॉइंग द हनी, हनी का आनंद लेने में यानी मज़े लेने में जो था वो क्या था, व्यस्त था। एंड रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू टेक, लेना, हिज, रिफ्यूज्ड का मतलब मना कर देना, रिफ्यूज़ करना, तो रिफ्यूज्ड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य ये। टू टेक इन्फिनेटिव। हिज हेल्प मतलब बुद्ध की हेल्प को, इन लाइफ, जीवन में, यानी कि वो शहद, टपकते हुए शहद का मज़ा लेने में व्यस्त था और बुद्ध ने जब हेल्प ऑफर की तो वो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। इन लाइफ, जीवन में, वी फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, हम फेस करते हैं मतलब सामना करते हैं कई सारी डिफ़िकल्टीज़, मुसीबत का, यानी कि अपने जीवन में। बट ये देखें, बट इफ़, यदि हम, वी बिकम होते हैं, इन्वॉल्व यानी शामिल होते हैं, इन में, ओनली द प्लेजर यानी आनंद में, खुशी में कह सकते हैं। लाइक मैन यानी उस व्यक्ति की जैसे हम जो है शामिल होते हैं केवल, ओनली प्लेजर में, इफ़ ओनली द प्लेजर, सिर्फ प्लेजर में अगर हम शामिल होते हैं, बिकम यानी होना, इन्वॉल्व यहाँ पर जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, शामिल होना। वी विल नेवर टेक द हेल्प, वी विल और नेवर, विल के साथ यहाँ पर टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कभी नहीं लेंगे। वी विल नेवर टेक, लेना, द हेल्प, मदद, वो मदद, ऑफ द बुद्ध, जो बुद्ध ने दी ना, वो कभी नहीं लेंगे। एंड विल रिमेन स्टक देयर यानी वहाँ, स्टक मतलब फंसे रहना, रिमेन रहना है, जैसे स्टेट में है उसी अवस्था में रहना, तो किस में, स्टक फंसे, और रिमेन रहना, विल रहेंगे, तो रहना का रहेंगे बन जाएगा, क्योंकि विल प्लस V1 के अंदर फ्यूचर का इंडिकेशन होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हम स्टक फंसे हुए रहेंगे, देयर वहीं पर फंसे हुए रहेंगे जैसे वो व्यक्ति था, ये कहने का मतलब है। अगर हम एक ही प्लेजर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहेंगे, निर्भर रहेंगे, तो हम क्या है, वैसे ही जिस स्थिति में है यानी उस मुश्किल की घड़ी में फंसे हुए रहेंगे, कभी भी निकलेंगे नहीं। अगर वो प्लेजर, वो थोड़ा सा प्लेजर है, थोड़ा सा आनंद है, अगर उसको हम छोड़ नहीं देते तो। आगे देखें, अब इस स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, स्टोरी में मैसेज मिल चुका है। मॉरल देखें, ऑल प्लेजर्स यानी सारे जो आनंद है, आर टेम्परेरी, वो क्या है, अस्थाई है, टेम्परेरी है। ये प्लेजर्स है तो आर का यूज़ हुआ है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है विदाउट एक्शन वाला। जो प्लेजर्स है, आनंद, वो टेम्परेरी है, जैसे कि वो शहद ख़त्म होने के बाद वो उसको आनंद नहीं मिलने वाला था, तो बेहतर क्या था, वो बुद्ध की हेल्प लेके वहाँ से निकल जाता, लेकिन वो एक क्षणिक यानी छोटे से सुख के लिए वो नहीं निकला। तो उम्मीद है छोटी सी स्टोरी है विद मैसेज, और सेंटेंस के हर एक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर बारीकी से समझाया है, कौन से टेंस से वो रिलेटेड है वो भी बताया, आपको सारा समझ में आया होगा।